18 सितंबर 1995। लियारी की संकरी बदबूदार गलियां, रात के अंधेरे में सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों का रोना। अचानक एक औरत की चीख आसमान चीर गई। नहीं, रहमान, बेटा! फिर 3 गोलियों की आवाजें, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। घर का दरवाजा जोर से खुला। बाहर निकला एक 15-16 साल का लड़का। उसके हाथों पर ताजा खून चमक रहा था। चेहरा पत्थर जैसा सख्त, आंखों में जंगली आग। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं निकला। पूरा मोहल्ला सांस रोककर छिप गया था। लड़के का नाम था अब्दुल रहमान बालूच। उसी रात लियारी में खबर फैल गई, रहमान ने अपनी मां खदीजा बीबी को गोली मार दी है। सच था या दुश्मनों की साजिश, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय हो गई, लियारी का नया राजा जन्म ले चुका था और वो राजा रहमान डकैत बनने वाला था। लियारी, अपराध की पेटी, कराची का वो इलाका जहां गरीबी और बंदूक साथ साथ चलते हैं। 1970 के अंतिम साल रहमान का जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में जहां ड्रग्स का धंधा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। पिता हाजी अबूदाद मोहम्मद दादल ईरानी बालूच, 1960 से ड्रग तस्करी का बड़ा नाम। मां खदीजा बीबी, घर में हमेशा तनाव, पैसे की हवस और खून की बातें। बचपन से ही रहमान अलग था। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते, वो गलियों में ड्रग्स की पुड़ियां बेचता। मात्र 13 साल की उम्र में उसने पहला खून किया। एक चाकू मारा और आदमी ढेर। आंखों में जरा भी डर नहीं था। उस समय लियारी पर 2 बड़े डॉन काबिज थे, हाजी लालू और बाबू डकैत इकबाल। दोनों के बीच जंग ऐसी कि रोज लाशें गिरती। हाजी लालू ने रहमान को देखा और मुस्कुराया। इस लड़के में शेर की आत्मा है। उसने रहमान को अपना दायां हाथ बना लिया। फिर एक दिन बाबू डकैत ने बम फोड़ा। रहमान मेरा बेटा है, खदीजा मेरी थी। ये एक वाक्य रहमान के अंदर जहर बन गया। उसकी नफरत अब व्यक्तिगत हो गई। गैंग वॉर की आग और खूनी उड़ान। 1990 का दशक लियारी के लिए नरक था। रोज गोलीबारी, रोज किडनैपिंग, रोज रक्तपात। हाजी लालू और बाबू डकैत एक दूसरे को खत्म करने पर तुले थे। बाबू ने प्रोफेशनल किलर लगाए, हाजी लालू ने रहमान को आगे कर दिया। रहमान और हाजी लालू का बेटा यासिर आराफात दोनों ने मिलकर बाबू के कई बेटों को मार गिराया। 1996 में बाबू स्ट्रोक का शिकार हुआ और जेल चला गया। रहमान भी हथियार और ड्रग केस में पकड़ा गया। लेकिन 1997 में उसने इतिहास रच दिया। कोर्ट ले जाते वक्त पुलिस वैन में बैठा रहमान अचानक चीखा, रुक जाओ! फिर छलांग, गोलीबारी शुरू, धड़ाक धड़ाक। रहमान सड़क पर कूद पड़ा और लियारी की गलियों में गायब। डकैत पुलिस की नाक के नीचे से भाग निकला। यह खबर आग की तरह फैली। लियारी के हर नौजवान की जुबान पर यही नाम था, रहमान डकैत। हाजी लालू की गिरफ्तारी के बाद गैंग टूट गया। अरशद पप्पू और रहमान के बीच दुश्मनी बढ़ी। रहमान ने अपना अलग साम्राज्य खड़ा कर लिया, लियारी गैंग या बालूच गैंग। अब उसका कारोबार था भारी भरकम भत्ता वसूली यानी एक्सटॉर्शन, अमीरों की किडनैपिंग, करोड़ों की रैंसम, ड्रग्स की बड़ी बड़ी खेपें, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। जो उसके रास्ते में आता उसकी लाश गली में पड़ी मिलती, लेकिन जो उसके साथ था उसे पैसा, सुरक्षा और इज्जत दोनों मिलते। रॉबिन हुड या खूंखार डॉन। रहमान ने चतुराई से खेल खेला। अपराध से कमाए पैसे का एक बड़ा हिस्सा लियारी के गरीबों में बांटना शुरू किया। किसी बच्चे का इलाज, रहमान का पैसा। किसी की बेटी की शादी, रहमान की मदद। किसी का मकान टूटा, रहमान नया बनवा देता। लोग उसे सरदार अब्दुल रहमान बालूच कहकर सलाम ठोकते। कुछ तो चुपके से कहते, हमारा रॉबिन हुड है। लेकिन असली चेहरा सामने आता जब कोई विरोध करता। एक बार एक दुकानदार ने भत्ता देने से मना कर दिया। दूसरे दिन उसकी दुकान जलकर राख हो गई और उसकी लाश समुद्र किनारे मिली। रहमान कई शादियां कर चुका था। उसके करीब 17 बच्चे, बड़े घर, लग्जरी गाड़ियां, दर्जनों बॉडीगार्ड। लेकिन वो लियारी की गलियों में अकेला पैदल भी घूमता। लोग दूर से ही कहते, सरदार आ रहे हैं।
पीपल्स अमन कमेटी, पावर का नया मुकुट। 2008 रहमान अब पूरे जोरों पर था। उसने एक नया संगठन बनाया, पीपल्स अमन कमेटी, पीएसी। औपचारिक नाम था अमन कमेटी, लेकिन असल में यह उसकी निजी आर्मी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के स्थानीय नेताओं से गहरे संबंध बन चुके थे। पीएसी को पीपीपी की चुप्पी भरी छत्रछाया मिल गई। पीएसी के जरिए रहमान ने लियारी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। स्कूल खुल गए, क्लिनिक शुरू हुए, एम्बुलेंस दौड़ने लगी। सैकड़ों हथियारबंद लड़के उसकी कमांड में। पुलिस भी बिना उसकी इजाजत के लियारी में घुसने की हिम्मत नहीं करती थी। लियारी अब एक मिनी स्टेट बन चुका था, जिसका राजा था रहमान डाकैत। खतरे की काली छाया। 2009 की शुरुआत। रहमान को महसूस हो रहा था, हवा में कुछ गड़बड़ है। सिंध पुलिस में उसके खिलाफ मूड बन रहा था। खासकर एसपी चौधरी असलम जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उसकी तलाश में थे। रहमान अब ज्यादा सतर्क। अपने सबसे भरोसेमंद साथी अकील बालोच, औरंगजेब बाबा, नजीर बाला को हमेशा साथ रखता। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी किस्मत का अंत अब सिर्फ कुछ महीनों दूर था। लियारी अभी भी उसके कब्जे में था, लेकिन मौत उसका पीछा कर रही थी। 2001 से 2008। 2001 का साल। हाजी लालू गिरफ्तार हो चुके थे। लियारी गैंग दो टुकड़ों में बंट गया। एक तरफ रहमान डकैत का लियारी गैंग, बालोच गैंग, दूसरी तरफ अरशद पप्पू, हाजी लालू का दूसरा बेटा, का गुट। ये शुरुआत थी उस खूनी गैंग वॉर की जो पूरे 2000 के दशक में लियारी को नरक बना देगी। दोनों गुटों के बीच सड़क दर सड़क जंग छिड़ी। 2003 से 2008 तक लियारी के इलाकों चील चौक, कलीमाबाद, रंगीलापुर, शाह लतीफ टाउन में सैकड़ों लोग मारे गए। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार इस वॉर में 500 से ज्यादा मौतें हुईं। रहमान अब 21-22 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी ताकत किसी अनुभवी डॉन जितनी थी। उसने अपनी रणनीति बदली। अपराध के साथ साथ सामाजिक काम शुरू किए। गरीब परिवारों में राशन बांटना, लड़कियों की शादियों में लाखों खर्च करना, अस्पतालों में इलाज करवाना, ये सब अपराध के पैसे से। लियारी के लोग उसे खान भाई या सरदार कहकर पुकारने लगे। 2008 पीपल्स अमन कमेटी, पीएसी का जन्म। रहमान ने औपचारिक रूप से पीपल्स अमन कमेटी बनाई। औपचारिक मकसद लियारी में दशकों पुरानी गैंग वॉर खत्म करना और अमन कायम करना। लेकिन असलियत ये थी कि पीएसी उसकी निजी आर्मी थी। पीएसी की सदस्य संख्या 1000 प्लस तक पहुंच गई। इसमें हथियारबंद लड़के, लोकल कमांडर और राजनीतिक कनेक्शन वाले लोग शामिल थे। पीएसी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपीपी की छत्रछाया मिली। जुल्फिकार मिर्जा और आसिफ अली जरदारी जैसे नामों से इसके पीछे राजनीतिक समर्थन की अफवाहें उड़ी। पीएसी ने लियारी में छोटे मोटे अपराध कम किए, लेकिन खुद बड़े स्तर पर ड्रग तस्करी, एक्सटॉर्शन, हथियारों की तस्करी और किडनैपिंग जारी रखा। रहमान अब सरदार अब्दुल रहमान बालोच बन चुका था। बालोच पहचान को आगे बढ़ाकर उसने अपनी छवि को समुदाय का नेता बना लिया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी गफ्फार बालोच से मिलकर कुछ समझौते भी किए। लियारी के कुछ इलाकों में शांति आई, लेकिन जो उसके कंट्रोल में नहीं आया उसे निशाना बनाया गया। पुलिस के अनुसार रहमान पर 80 से ज्यादा, कुछ रिपोर्ट्स में 100 प्लस मुकदमे दर्ज थे। मर्डर और अटेम्प्टेड मर्डर, किडनैपिंग फॉर रैंसम, ड्रग तस्करी, कोकीन, हशीश, अफीम की बड़ी खेपें, इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग, डकैती, डकॉइटी, एक्सटॉर्शन, भत्ता वसूली। लियारी के हर छोटे बड़े बिजनेसमैन से महीने के हिसाब से भत्ता वसूला जाता। अमीर व्यापारियों को किडनैप कर करोड़ों रुपए की रैंसम ली जाती। ड्रग रूट्स कराची पोर्ट से ईरान, अफगानिस्तान और आगे मिडिल ईस्ट तक। रहमान का गैंग हथियारों की सप्लाई भी करता था। कुछ यादगार घटनाएं। 2003 में अरशद पप्पू के गुट ने रहमान के करीबी फैज मोहम्मद बालोच, उजैर बालोच के पिता, को किडनैप कर बेरहमी से मार डाला। उजैर बालोच ने बदला लेने की कसम खाई और रहमान का दायां हाथ बन गया। रहमान के गुट ने पप्पू के कई भाइयों और साथियों को टारगेट किया। एक बार किडनैपिंग केस में 5 करोड़ रुपए की रैंसम वसूली की खबरें आईं 2000 के शुरुआती सालों में। रहमान कई बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन हर बार बच निकला। 1997 कोर्ट ले जाते वक्त पुलिस वैन से भाग निकला। 2008 नवंबर में क्वेटा, जिन्ना टाउन से गिरफ्तार। कराची प्रेस क्लब के बाहर पीएसी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। कुछ दिनों बाद फिर भाग निकला। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देकर छूट मिली। राजनीतिक खेल और दोहरी छवि। पीएसी के जरिए रहमान ने लियारी को मिनी स्टेट बना दिया। स्कूल और क्लिनिक चलाए, एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, गरीबों को फंडिंग, पीपीपी के लोकल चुनावों में वोट बैंक मैनेजमेंट। पीपीपी ने लियारी को एमक्यूएम के प्रभाव से बचाने के लिए रहमान को इस्तेमाल किया।
बदले में रहमान को अपराध करने की छूट मिली। रहमान राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने लगा था। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो चुनाव लड़ने की सोच रहा था, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एसपी चौधरी असलम, कराची पुलिस का मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, रहमान को निशाने पर ले चुका था। 2006 में लियारी टास्क फोर्स बनी तो असलम इसका चेहरा था। असलम ने पहले अरशद पप्पू को टारगेट किया, फिर रहमान को। रहमान जानता था कि खतरा बढ़ रहा है, वो ज्यादा सतर्क हो गया। अपने सबसे भरोसेमंद लोगों अकील बालोच, औरंगजेब बाबा, नजीर बाला को हमेशा साथ रखता, लेकिन राजनीतिक समर्थन कमजोर पड़ने लगा था। पीपीपी के कुछ हिस्से अब उससे दूरी बनाने लगे थे। 2009 की गर्मियों में लियारी में तनाव चरम पर था। रहमान अब 28 से 34 साल स्रोतों के अनुसार का था। उसका साम्राज्य चरम पर, लेकिन दुश्मन भी मजबूत। 9 अगस्त 2009 रात का वक्त। रहमान अपने 3 साथियों अकील बालोच, औरंगजेब बाबा और नजीर बाला के साथ स्टील टाउन या कठोरे के पास नेशनल हाईवे पर था। एसपी चौधरी असलम की टीम ने उन्हें घेर लिया। पुलिस वर्जन, रहमान की गाड़ी को रोका गया, उन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाबी फायरिंग में चारों घायल हुए और अस्पताल जाते वक्त मारे गए। परिवार और पीएसी का वर्जन, ये फेक एनकाउंटर था, रहमान को मारने की साजिश थी। शवों को लियारी लाया गया, हजारों लोगों ने अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया। अंतिम संस्कार के दौरान हिंसा हुई, 2 मौतें और 8 घायल। रहमान की मौत के बाद पीएसी की कमान उसके चचेरे भाई उजैर बालोच के हाथ आई, जिसने बाद में और भी खूनी रूप ले लिया। रहमान के पीछे कई पत्नियां और करीब 17 बच्चे छूटे। उस पर 5 मिलियन रुपए, 2009 के हिसाब से बहुत बड़ी रकम का इनाम था। विरासत, रॉबिन हुड या खूंखार माफिया। लियारी के कई लोग आज भी रहमान को याद करते हैं। खान भाई ने गरीबों का ख्याल रखा। स्कूल, क्लिनिक और वेलफेयर के काम आज भी पीएसी के नाम से जुड़े हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उसके समय में लियारी खून से लाल रहा। सैकड़ों निर्दोष मारे गए, ड्रग्स, हथियार और भय का साम्राज्य कायम रहा। रहमान डकैत की कहानी पाकिस्तान के उन शहरों की है जहां राज्य की नाकामी ने गैंगस्टर्स को राजा बना दिया। गरीबी, राजनीति और बंदूकों का घातक मिश्रण। क्या वो सच में अपनी मां का कातिल था? क्या पीएसी ने सच में अमन लाया, या सब कुछ पावर और पैसे का खेल था? लियारी अब रहमान डकैत का किला बन चुका था। 2009 की शुरुआत में उसकी ताकत चरम पर थी। पीएसी की आर्मी 1500 प्लस हथियारबंद लड़कों की हो चुकी थी। लियारी, मलीर, कोरंगी और कुछ हिस्से शाह लतीफ तक उसका कंट्रोल। पुलिस वाले भी उससे पूछकर घुसते थे। रहमान अब 34 साल के आसपास था, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी जंगली आग अब भी जल रही थी। लंबी दाढ़ी, भारी कदकाठी, बलोच पारंपरिक कपड़े और हमेशा साथ में AK-47 या पिस्तौल। वो अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं, लियारी का बादशाह था। जो उसके सामने सिर झुकाता उसे सोना, जो सिर उठाता उसे कब्र। उसके दुश्मन अब सिर्फ अरशद पप्पू नहीं थे। सिंध सरकार, MQM और खासकर एसपी चौधरी असलम उसका खात्मा करने पर तुल चुके थे। असलम, वो नाम जो कराची के अंडरवर्ल्ड में खौफ पैदा करता था। 1990 के दशक में MQM के खिलाफ सैकड़ों एनकाउंटर करने वाला अफसर। रहमान को खबर मिल चुकी थी, असलम मुझे मारने आ रहा है। फिर भी वो डरा नहीं। उसने अपने सबसे खतरनाक और भरोसेमंद साथियों को बुलाया। अकील बलोच, औरंगजेब बाबा, नजीर बाला, चारों मिलकर प्लानिंग करते। रहमान ने कहा था, अगर मरना है तो लड़ते हुए मरेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। 9 अगस्त 2009 आखिरी लड़ाई। रात के 10 बजे के आसपास, नेशनल हाईवे, स्टील टाउन के पास कठोरे इलाका। रहमान की गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही थी। अंदर 4 खूंखार लोग, हथियार लोडेड, आंखें सतर्क। अचानक आगे पुलिस की चेक पोस्ट नजर आई। एसपी चौधरी असलम की स्पेशल टीम। रुक जाओ, पुलिस की आवाज आई। रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, चलते रहो, यह असलम की ट्रैप है। पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। रहमान डाकैत ने खुद AK-47 उठाया और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी से उतरकर वो कवर लेते हुए आगे बढ़ा। उसकी गोलियां पुलिस वालों के सिरों के ऊपर से गुजर रही थीं। अकील, औरंगजेब और नजीर भी उसके साथ डटे हुए थे। रात के अंधेरे में आग उगलती गोलियां, चिंगारियां, चीखें और गाड़ियों के शीशे टूटने की आवाजें। रहमान डाकैत उस रात सच में डेंजर नजर आ रहा था।
घायल होने के बावजूद वो लड़ रहा था। उसने एक पुलिस वाले को गिराया, दूसरा घायल किया, लेकिन संख्या ज्यादा थी। चारों तरफ से गोलियां आ रही थी। रहमान के शरीर में कई गोलियां लगी, खून बह रहा था, फिर भी वो खड़ा था। आखिरी सांस तक उसने फायरिंग जारी रखी। पुलिस वर्जन, वे लोग फायरिंग करके भागने की कोशिश कर रहे थे। जवाबी कार्रवाई में चारों मारे गए। पीएसी और परिवार का वर्जन, ये फेक एनकाउंटर था। रहमान को बिना मुकाबला दिए मार दिया गया। अस्पताल ले जाते वक्त रहमान डाकैत की सांसें थम चुकी थी। 9 अगस्त 2009, लियारी का बादशाह ढेर हो चुका था। अगर ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही हो, तो समझिए कि रहमान डाकैत की दुनिया ने आपको भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लियारी की गलियों में गूंजती गोलियों की आवाज, सत्ता का खेल, खून से लिखी गई दास्तान और एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने डर और दहशत के बल पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। अगर आप ऐसी ही सच्ची, खतरनाक, सिनेमैटिक और पूरी रिसर्च के साथ बनाई गई कहानियां देखना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी दुनिया के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स की असली कहानियां, अपराध, सत्ता और विश्वासघात की दास्तानें। ऐसी स्टोरीज जो शुरू होने के बाद अंत तक छोड़ने नहीं देंगी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक, रहस्यमय और चौंकाने वाली होने वाली है।